अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का उर्दू एंट्रेंस बीएड का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। ये एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2024 का है, जो 13 तारीख को हुआ है, यानी 13 जून को 2024 को हुआ है। उसका आपके सामने हिस्सावल यानी कई पार्ट है, तो उनमें से पहला पार्ट लेकर के हाजिर हुए हैं। ये हिस्सावल आम मालूमात है, जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है और आप उसको देखते जाइए, अपना मैच कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि रकबे और आबादी के लिहाज से अफ्रीका के सबसे बड़े ममालिक बितरतीब कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्जीरिया और नाइजीरिया, ये दिया गया है। तो ये तरतीब के लिहाज से सही है। वैसे आप कह सकते हैं कि बर्र-ए-आज़म अफ्रीका 54 ममालिक पर मुश्तमिल है और आप उसमें देखेंगे तो रकबे के लिहाज से अल्जीरिया सबसे बड़ा मुल्क है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया के जुमला कितने जजीरे हैं? यहाँ पर जजीरा पूछा है कि उसके कितने हैं। तो इंडोनेशिया में 17,000 से 18,000 जज़ायर का एक मजमूल जज़ायर मुल्क है ये। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 17,000। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस के ज़ख़ीरे किस मुल्क में हैं? कुदरती गैस के ज़ख़ीरे किस मुल्क में हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिकेट के खेल का मैदान एडन पार्क किस मुल्क में वाक़ है? तो इसका सही जवाब आपको हम बता दें कि वो न्यूजीलैंड में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है और सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में ये स्टेडियम वाक़ है, यानी एडन पार्क। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी आईन में बुनियादी फ़राइज़ और बुनियादी हुकूक की तादाद बितरतीब कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 और 6 उसकी तादाद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे कबल बीएड कोर्स कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सन 1959 में हैदराबाद में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार करने वाला मुल्क कौन सा है? गेहूं की पैदावार करने वाला मुल्क चीन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शहतूत के रेशम की सबसे ज़्यादा पैदावार हिंदुस्तान के किस रियासत, किस राज्य, स्टेट में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस नदी के किनारे हड़प्पा तहजीब बसी थी? इसका सही जवाब है दरियाए चिनाब। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिल्ली मेट्रो का बानी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीधरन। अब इसके बाद आम उर्दू के यानी जनरल उर्दू के सवालात हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बच्चों से मुतालिक तसानीफ किस शायर ने सबसे ज़्यादा लिखी हैं? तो इस्माइल मेरठी ने लिखी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पयाम मशरिक किस शायर की तसनीफ़ है? तो पयाम मशरिक अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, बाबा-ए-सहाफ़त किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां को बाबा-ए-सहाफ़त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नावल निर्मला का मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद इसके मुसन्निफ़ हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, जाहिद का हम माना लफ्ज़ क्या है? जाहिद का हम माना लफ्ज़ ऑप्शन सी है, परहेज़गार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज़ैल में से अदब की जमा क्या है? तो आदाब इसकी जमा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 17 में पूछ रहा है कि कोयले की दलाली में हाथ काला करना कवायद के लिहाज से ये क्या है? तो कवायद के लिहाज से ये मुहावरा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दावत शिराज का क्या माना है? इसका माना है बेतकल्लुफ दावत। ऑप्शन बी करेक्ट है, होगी एक दावत शिराज कहीं उसके साथ।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, उक़बा का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? तो मुतज़ाद यानी अपोजिट को कहते हैं, ऑप्शन ए सी है, दुनिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पूछ रहा है कि अल्फाज लियाकत और शरबत ये दो लफ्ज़ है से मुतालिक ज़ैल में कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए देख लीजिए, दोनों ही मुज़क्कर अल्फाज हैं, ये गलत है, क्योंकि हम आपको बता दें लियाकत ये मुअन्नस है जबकि शरबत ये मुज़क्कर है। तो अब यहाँ पे दोनों ही तो गलत हो गया, इसमें भी कह रहा है दोनों ही अल्फाज मुअन्नस हैं, ए भी दोनों गलत हो गया। यहाँ पर देखिए लियाकत मुज़क्कर है जबकि उल्टा लिख दिया, लियाकत मुअन्नस है जबकि लफ्ज़ शरबत मुअन्नस है, यहाँ तो उल्टा लिख दिया है, शरबत मुज़क्कर है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी बच रहा है, लिख रहा है कि लफ्ज़ लियाकत मुअन्नस है जबकि लफ्ज़ शरबत मुज़क्कर है। ऑप्शन डी करेक्ट है, तो इस पर आप टिक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू करते हैं जनरल इंग्लिश के, आम अंग्रेजी के सवालात। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ से आपको देखना है कि क्या गलत है, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। तो आपको हम आंसर बता दें कि ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये करेक्ट है हर तरह से। ऑप्शन ए अगर देखें तो यहाँ पर डबल जी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। इसी तरह से ऑप्शन बी अगर देखिए तो आप एक्स के बाद ए होना चाहिए, ई है, इसीलिए ये ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी अगर देखिए तो टी के बाद ई नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गया। ऑप्शन डी बचा, ये करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट वन। तो पहले पढ़ लीजिए, सैम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ऑप्शन ए में देखिए, सैम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ये करेक्ट है। लेकिन जबकि दूसरा भी देख लीजिए, सैम टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू दिल्ली, आई वाज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सैम टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज यहाँ पर है, इज नहीं होगा। इसी तरह से सैम टोल्ड मी डैट ही वर, ये प्लूरल है, ये भी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, लिखा है दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 23 का ऑप्शन डी होगा, यानी द एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिश्ड बाय देम। अब अगला ये सब भी पढ़ सकते हैं जो गलत ही है, द एंटायर ब्लॉक इज बीइंग डिमोलिश्ड, ये गलत है। इसी तरह से द ब्लॉक में बी, ये भी गलत है, मे बी के साथ है द इंटायर ब्लॉक विल हैव, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है, देख लीजिए कि द पर्सन हु बिलीव्स द होल वर्ल्ड एज हीज कंट्री, यानी ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा शख्स जो यकीन करता हो, बिलीव करता हो कि पूरी दुनिया उसकी कंट्री है, उसका मुल्क है, उसका अपना मुल्क है, हर मुल्क माअस्त जिसको फारसी में कहते हैं इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? ग्लोबलिस्ट कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव यहाँ पर दिए गए हैं, विकल्प मुतबादिलात कई दिए गए हैं 4, तो कह रहे हैं चूज वन विच कैन बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज, जो इस फ्रेज को बेहतरीन डिस्क्राइब करे वो कौन सा है? समथिंग विच इज इजीली ब्रेकेबल, ब्रेकेबल यानी ऐसी चीज जो आसानी से टूट सकती है, वो कौन सा? ऑप्शन ए देख लीजिए, डिक्टाइल जिसका मतलब है लचकदार, इसी तरह से फ्रैगल जिसका मतलब है खराब, इसी तरह से फर्टाइल जिसका मानी है जरखेज, इसी तरह से फुटाइल जिसका मानी है बेकार। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लचकदार। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछ रहा है चिल्ड्रन आर द इनोसेंट सोल, यहाँ पर डॉट है, डॉट डॉट दिया है कि नीड द राइट गाइडेंस एंड रोल मॉडल्स इन लाइफ। तो कह रहे हैं कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, मासूम जान होते हैं, जो कि जिसे ज़रूरत है सही गाइडेंस, रहनुमाई की और एक सच्चे रोल मॉडल की, यानी ज़िंदगी में
सही रहनुमाई करने वाले की। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, तो हु भरेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लैंडस्टाइन इज, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिडन। इसका मतलब ही होता है पोशीदा। तो यहाँ पर इसी के माने ओपन देख लीजिए, खुला हुआ है, पब्लिक ये भी आम होता है, विजिबल जिसमें दिखाई दे, तो ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, अंडरलाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अब ये सेंटेंस पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका मतलब होता है छलांग और सीमा वगैरह। तो ये मतलब है, तो अब देखिए कि क्या होगा एप्रोप्रिएट वर्ड। तो एप्रोप्रिएट मीनिंग होगी एट द रैपिड पेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 28 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि थॉमस डिड नॉट, और यहाँ सेकंड फॉर्म दे ही दिया है, डॉट डॉट द विलेज वेजिटेबल्स बिकॉज ही वाज बाइज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रिंग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 है कि दे वांटेड टू हेयर द, यहाँ पर द एंड ऑफ द स्टोरी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 30 आपके समाप्त हुए। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ है, तदरीसी रुझान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसके क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, एक मुअल्लिम की कौन सी खूबी तलबा पसंद करते हैं। तो तलबा पसंद करते हैं आइडियल पर्सनैलिटी को, मिसालियत पसंदी को, ये सबसे ज़्यादा उसे मुतासिर करते हैं, इसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक मुअल्लिम का अव्वलीन फ़र्ज़ क्या होता है, तलबा की ज़हनी नशोनुमा करना, बिल्कुल ये भी होता है, लेकिन अव्वलीन पूछा है। तलबा के जिस्मानी मेयार, इससे कोई लेना देना नहीं। तलबा का अखलाकी मेयार बुलंद करना, ये भी होता है। और इसमें आ गया है तलबा की हमा जहत नशोनुमा, तो इसमें जहनी भी अखलाकी भी सब चीज़ें आ जाती हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक मुअस्सिर कमरे जमात इम्पैक्टफुल क्लासरूम की अलामत यानी सिंबल क्या है, तलबा का तामुल है, मुतनव्वे तदरीसी अशिया है, कमरे जमात में खामोशी या सख्त नज़्म व ज़ब्त। सख्त नज़्म व ज़ब्त तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कमरे जमात में खामोशी भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मुतनव्वे तदरीसी अशिया का होना हो, लेकिन मुअस्सिर होने के लिए तलबा का तामुल यानी इंटरेक्ट होना ज़रूरी है, उनका एक दूसरे से बातचीत ये हो तभी सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक मुअस्सिर तदरीसी अशिया वो है जो तदरीसी अशिया यानी TLM को कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो क्या चीज़ है, रंगीन और दिलकश हो, हवा से खमसा को मुतहर्रिक करे, तलबा को दूर से नज़र आए, बनाने और इस्तेमाल में आसान हो। तो ये सारी चीज़ें, यानी आप बस इसमें ये समझ लीजिए जिसका इम्पैक्ट जल्द पड़े, ये सारी चीज़ें, इसका जवाब खुद अब समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए। तो वैसे ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 35 है, फर्ज कीजिए किसी तालिब इल्म को एक मसला पेश आया और वो अपने किसी टीचर के पास गया। ऐसी सूरत में उस टीचर को, कोई बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है और वो अपने टीचर के घर चला गया है, और फिर उस टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे के वालिदैन से रुजू करके उस मसले का हल करना चाहिए। तो देखिए अगर उनको पेरेंट्स से ये होती तो उनसे बात करता, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे तो आपके पास आया है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, ये समझना चाहिए कि इस तरह टीचर के घर नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन सी देखिए, ये मशवरा देना चाहिए कि वो प्रिंसिपल से रुजू करें। मुनासिब मदद के ज़रिए बच्चे की हौसला अफजाई करना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर कि अपनी पहली क्लास में अगर तलबा टीचर से तारुफ पेश करने की इल्तिजा करें, तो तारुफ में अगर आपसे कहा जाए कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। मुअल्लिम उन्हें क्लास के बाद मिलने को कहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि मुअल्लिम अपने बारे में मुख्तसरन उन्हें बताए, ये बिल्कुल ये करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है।
उनकी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करके पढ़ाना शुरू कर दे, ये भी नहीं। उनकी इस गैर ज़रूरी तलब पर उन्हें डांटना चाहिए, डांटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है कि कमरे जमात में नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन कायम करने के लिए मुअल्लिम को चाहिए कि वो तलबा को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक करने दे, तलबा से सख्ती से पेश आए, तलबा को चंद सवालात हल करने को दे, तलबा से नरमी से पेश आए। नरमी से पेश आना ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ये करना चाहिए। और नरमी से आप सवालात भी दे सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने लगेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है कि एक मुअल्लिम की हैसियत से आपकी क्लास में अगर चंद तलबा कस्दन कमरे जमात का नज़्म ज़ब्त ख़राब करने की कोशिश करें तो आप प्रिंसिपल से उन्हें स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे या कमरे जमात से उन्हें बाहर निकाल देंगे। ये सब नहीं करना है, अपनी इख्तियारात का इस्तेमाल करके उनकी इस्लाह करेंगे। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। खुद मुआयना का मौका देकर उनके बर्ताव की इस्लाह करेंगे, बल्कि ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 39 है, अगर आपकी जमात में आम बच्चों के साथ कोई बसरी माजूर यानी नाबीना तालिब इल्म भी हो तो आप क्या करेंगे? उस पर कोई इजाफी तवज्जो नहीं देंगे, ये नहीं करना है। इजाफी तवज्जो भी देने हैं। कमरे जमात में उसके साथ हमदर्दी से पेश आएंगे, बिल्कुल हमदर्दी से पेश आएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। सोचेंगे कि उसके नसीब में ही ये लिखा, ये नहीं सोचना है। इस तालिब इल्म को अव्वल सफ़ में बिठाएंगे और उसके लिए सहूलत बख्श रफ्तार से पढ़ाएंगे, बल्कि ऐसा उनका भी ख्याल रखते हुए हम पढ़ाएंगे, उनके साथ हमदर्दी से पेश आएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है, फ़र्ज़ कीजिए कि आप कि एक टीचर गैर मेयारी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं और आप वहाँ से गुज़र रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप उनसे महज़ब तरीक़े से बताएंगे कि वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो नहीं है। अब यहाँ से मेंटल एबिलिटी है, यानी जहनी सलाहियत के बारे में पूछा जा रहा है। हम सिर्फ इसको यहाँ पर आंसर बताने की कोशिश करेंगे और आगे निकल जाएंगे, हम इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। और यहाँ आप देखते जाइएगा कि क्या क्या आपसे पूछा गया है, उसी के मुताबिक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, फ़र्ज़ कीजिए कि रशीद रहीम के भाई शकील का बेटा है, तो रहीम रशीद का है, कौन है? चचा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 42 है कि दर्जे झेल मुसावात में कौन सी दो आदात के बाहमी तबादले से मुसावात दुरुस्त हो जाएगी? तो इसका सही जवाब है कि 5-3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 43 है कि किसी कार की रफ्तार में अगर हर 1 घंटे के बाद 4 किलोमीटर फी घंटे का इजाफा किया जाए तो वो कार 7 घंटे में जुमला कितना फासला तय करेगी, जबकि इब्तिदा में उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 340, ऑप्शन डी। इसी तरह से 44 नंबर है कि दर्जे झेल सिलसिले में अगली अदद कौन सी होगी? अगली अदद अगर आप तलाश करें यानी 44 का, तो ये आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा। वो तकरीबन ऑप्शन सी आ रहा है, देख लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 45 है, किसी इम्तिहान में एक तालिब इल्म ने 10 सवालात हल किए और हर सवाल में उसे 50% निशानात हासिल हुए। अगर उसे इम्तिहान में मजमूई 25% निशानात हासिल हुए हों और तमाम सवालात के मसावी निशानात हों, तो ये बताइए कि इम्तिहान में कुल कितने सवालात थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 सवालात थे। सवाल नंबर 46 है, अगर किसी ज़ुबान में पेस को ODZBD लिखा जाता है तो उसी ज़ुबान में वेपन को कैसा लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, VZDONM लिखा जाएगा। सवाल नंबर 47 है कि अगर 15 कलम की कीमत 180 रुपये तो 25 कलम की कीमत कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 300 रुपये। इसी तरह से सवाल नंबर 48 है कि एक शख्स जुनूब की सिमत में मुंह करके खड़ा है, अब वो 135 डिग्री घड़ी की सुई की समत में घूमता है और उसके बाद वो उस घड़ी की सुई के बरक्स समत में 225 डिग्री घूमता है। तो बताइए कि अब वो किस समत में मुंह करके खड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनूब मशरिक की जानिब। सवाल नंबर 49 है कि 3 शख्स B, A और C
बी, ए और सी की तनख्वाह का तनासुब 4-1 है। अगर तीनों की जुमला तनख्वाह 66,000 रुपये हो तो बी की तनख्वाह कितनी होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5500। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा जा रहा है दर्ज झैल में एक बयान दिया गया है जिसे चंद नताइज अख्ज़ किए गए हैं। बयान है तमाम बीज फल हैं, तमाम फल सब्जियां हैं, तमाम सब्जियां पौधे हैं। अब नतीजा बता रहा है कि तमाम बीज सब्जियां हैं, नतीजा 2 है कि तमाम फल पौधे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल। ना तो नतीजा 1 दुरुस्त है, ना ही नतीजा 2, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद यहाँ से पार्ट 2 हिस्सा 2 यानी उर्दू से रिलेटेड ही सवालात आपसे 50 पूछे जाएंगे, वो देखते हैं। यहाँ पर आप गौर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? यादगार गालिब ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 है कि इस आबाद खराबे में खुद नविश्त है, ये किसकी तसनीफ़ है? अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 53 है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ वाक़ है? ये पटना में वाक़ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है कि दक्कन के मारूफ शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सन पैदाइश है। सन पैदाइश उसकी है 1565 ईस्वी, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 55 है अमीर खुसरू की जाए पैदाइश कहाँ है? अमीर खुसरू की जाए पैदाइश पटियाला है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 56 है कि सबरस क्या है? सबरस दास्तान है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 57 है अराजी के लुग़वी माना है काश्त की ज़मीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 58 है कि उर्दू हुरूफ तहजी में हा का मकाम क्या है? तो नवा है, आप पढ़ के देख लीजिए। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे है 9वें नंबर पर आता है, वही पूछ रहा है यहाँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब आब हयात किस किस्म की तसनीफ़ है? तो तज़किरा इसके आगे पहले लगा हुआ होता था, तज़किरे की किताब है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 60 है इनमें किस शायर का ताल्लुक अदब अतफाल से है? तो शफीउद्दीन नैयर का ताल्लुक अदब अतफाल से है इनमें से, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 61 है, पूछ रहा है 61 में कि मीर तकी मीर की वफ़ात किस शहर में हुई? मीर तकी मीर की वफ़ात लखनऊ में हुई है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 62 है कि इनमें से कौन सा शायर मीर का हम असर है? हम असर है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 63 है इमाम बख्श नासिख का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से है? लखनऊ दबिस्तान शायरी से नासिख का ताल्लुक़ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 64 है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में, ये मशहूर शेर की शायर का है? तो बहादुर शाह ज़फ़र का है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 65 है कि वो नज़्म की कौन सी किस्म है जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी न हो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नज़्म मुअर्रा। सवाल नंबर 66 है कि सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? तो चकबस्त का यानी ब्रज नारायण चकबस्त का शेरी मजमुआ सुबह वतन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 67 है कि हम नफसान रफ्ता क्या है? ये खाकों का मजमुआ है, ऑप्शन सी है। रशीद अहमद सिद्दीकी इसके मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 68 है उर्दू ज़ुबान व अदब में वाजिद अली शाह को किस हैसियत से याद किया जाता है? और एक ड्रामा निगार की हैसियत से वाजिद अली शाह को याद किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 69 है कि यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 70 है कि नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? तो नज़ीर अकबराबादी का असल नाम वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 71 है शेर शोर अंगेज़ शेर शोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है? ये मौलाना
یہ शमशुर रहमान फारूकी की तसनीफ़ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 72 है कि ज़ैल में से किसका ताल्लुक़ तहक़ीक़ से नहीं है, तो काजी अब्दुल सत्तार का ताल्लुक़ तहक़ीक़ से नहीं, यानी वो मुहक़्क़िक़ नहीं है। काजी अब्दुल वदूद मुहक़्क़िक़ है, हाफिज़ महमूद शिरानी और मौलवी अब्दुल हक दहलवी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 72 है, उर्दू ज़ुबान के असातिज़ा को दर्ज ज़ैल में से किस मज़मून का माहिर होना ज़रूरी है, उसको इल्म नफ्सियात यानी साइकोलॉजी का माहिर होना ज़रूरी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 74 है कि खिताब इसम की किस किस्म से मुताल्लिक़ है, इसमें मारिफा से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 75 है, चरख का मुतरादिफ फलक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 76 है, सिंफ मरसिया निगारी के मारूफ शायर मीर अनीस के शहर में पैदा हुए, अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 77 है, नशेब का मुतज़ाद फराज है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रेमचंद की कहानियों के किस मजमूए को बरतानवी हुकूमत ने ज़ब्त करके जला दिया था, उसकी कहानियाँ सोज़े वतन का मजमुआ है, उसको उन्होंने ज़ब्त करके जला दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 79 है कि शाद अजीमाबादी का सने पैदाइश बताइए, तो सवाल नंबर 79 का सही जवाब है 1846 ईस्वी। ऑप्शन ए करेक्ट है कि वो शाद अजीमाबादी पैदा हुए हैं। सवाल नंबर 80 है, ज़ैल की किस तसनीफ़ का ताल्लुक़ सर सैयद अहमद ख़ान से नहीं है। शेरुल अजम का ताल्लुक़ सर सैयद अहमद ख़ान से नहीं है, ये शिबली नौमानी की तसनीफ़ है। उसके अलावा यहाँ पर खुतबात अहमदिया, आसारुस्सनादीद, सरकशी बिजनौर, ये सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 81 है कि उर्दू में सवानेह निगारी की इब्तिदा किसने की। उर्दू में सवानेह निगारी की इब्तिदा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खां हाली ने की है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है कि ज़ैल में असना का लुग़वी माना क्या है, दौरान और बीच के हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। जबकि इसना गिनती के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है सवाल नंबर 83, सी पारा ए दिल किसकी तसनीफ़ है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 84 है कि घर आंगन किसका मजमूए कलाम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जानिसार अख्तर का मजमूए कलाम घर आंगन है। सवाल नंबर 85 है कि अक्ल पर पर्दा पड़ना क्या है। अक्ल पर पर्दा पड़ना ये मुहावरा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 86 है, मुरत्तब के लुग़वी माने लिखिए, तो ऑप्शन ए है, तरतीब दिया गया मुरत्तब के लुग़वी माने हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 87 है कि ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी में नहीं है, तो अज्ज़ाए तरकीबी में रजज़ नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके अलावा तशबीब, मतला, मदह ये कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी में आते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 88 है कि ज़ैल में रेख्ती के लिए कौन सा शायर बहुत मशहूर है, तो इंशा बहुत मशहूर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि ज़ैल के शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, तो अच्छा और बुरा देख रहे हैं, इस हिसाब से सनअत तजाद है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 90 है, ये मशहूर शेर किस शायर का है, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोमिन खां मोमिन। सवाल नंबर 91 है कि उर्दू का मशहूर और मारूफ रिसाला ज़माना कहाँ से शाये होता था, तो कानपुर से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 92 है, नई दुनिया को सलाम किसकी नज़्म है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अली सरदार जाफरी की नज़्म नई दुनिया को सलाम है। सवाल नंबर 93 है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस सन में वफ़ात पाई। सन 1914 ईस्वी में वफ़ात हुई और इनकी पैदाइश सन 1837 में हुई है। चलिए सवाल नंबर 94 है कि दरियाए लताफ़त किस किस्म की किताब है, तो लिसानियात और क़वाइद से मुताल्लिक़ किताब है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 95 है कि दर्ज ज़ैल में किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया, तो सही जवाब है, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 96 है,
हयात जावेद की शख्सियत पर मबनी सवाने उमरी है। सर सैयद अहमद खां की सवाने मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है हयात जावेद के नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 97 है कि जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसको क्या कहते हैं? जिसको तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा कहते हैं, जिसके ज़रिए दी जाए उसको मुशब्बा बिही कहते हैं, और जिस हर्फ से दी जाए उसको हर्फ तशबीह कहते हैं, जिस वजह से दी जाए उसको वजह तशबीह कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 98 है कि फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? फसाने आज़ाद पंडित रतननाथ सरशार की तसनीफ़ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 99 है कि ज़ैल में से कौन सा शायर फैज़ अहमद फैज़ का हम असर नहीं है? तो अकबर इलाहाबादी हम असर नहीं है। देख लीजिए, सबसे पहले तो फ़राक गोरखपुरी 28 अगस्त 1896 में पैदा हुए हैं। इसी तरह से 3 मार्च 1882 ईस्वी को उनकी वफात हो गई है। तो पहले फैज़ के बारे में, फैज़ 13 फरवरी 1911 को पैदा हुए हैं और 20 नवंबर 1984 को फैज़ की वफात हो गई है। इस वजह से इस डेट को जहन में रखिए। उसके अलावा इनके फिर डेट आपको याद होंगे। तो उसके बाद असरारुल हक मजाज। असरारुल हक मजाज 19 अक्टूबर 1911 को पैदा हुए हैं। 1955 में इनकी वफात 5 दिसंबर को हुई है। तो इसका मतलब है ये हमासर हैं। इसी तरह से सी में है जोश मलियाबादी। जोश मलियाबादी 5 दिसंबर 1898 ईस्वी में पैदा हुए हैं। तो देखिए 1911 में वो पैदा हुए हैं और 1982 में इनकी वफात हुई है, और फैज़ की 1984 में। तो इसका मतलब ये भी उनके हमासर हैं। अब अकबर इलाहाबादी की पैदाइश नवंबर 1846 में हुई है। 16 नवंबर को पैदा हुए हैं और वफात 15 फरवरी 1921 में हुई है। तो देख लीजिए कि बहुत पहले पैदा हुए हैं और उनके 8-10 साल के रहे होंगे वो कि अकबर की वफात हो गई। तो अकबर इलाहाबादी ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 100 है कि ज़ैल में अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म कौन सी है? अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म हिमालय है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।